मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं और आपको इससे गहराई का अंदाजा लग जाएगा कि हम आपको कहां तक पहुंचाएंगे। हैं? ठीक है, चलिए बढ़िया के देखिए। देखिए कैसे एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, बार बार चर्चा में रहता है, जीडीपी। बड़ा चर्चा, ठीक है। मूल टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय। आय, आय का मतलब इनकम, आय। मनुष्य को या मानव जाति को, किसी भी व्यक्ति को, महिला पुरुष किसी को भी, उनके परिश्रम का जो पारितोषिक मिलता है वही क्या है? आय है। जैसे मेरे पिताजी टीचर है, देखो मेरे पिताजी टीचर है, उन्होंने सर्विस दिया, पढ़ाया, सरकार पर मंथ महीने के लास्ट में उनकी सैलरी दे दी, तो वो क्या किया, उन्होंने मेहनत किया, उसके बदले उनको क्या मिला? पारितोषिक मिला। अब एक व्यक्ति की आय हो गई, मेरे पिताजी की आय हो गई, एकदम बेस। मैं ज्यादा होता नहीं, आपको ऐसा लगे आप कभी पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी, दावे के साथ कर। ठीक है, देखिए आय मेरे पिताजी की आय हुई। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पिताजी ही केवल सर्विस करते हैं, बाकी लोग भी तो सर्विस करते हैं मेरे परिवार में। तो अन्य मेरे दो भाई हैं, मैं हूं, सभी लोग मिले और सब ने जो एक वर्ष में जो आय प्राप्त किया, एक महीने में जो आय प्राप्त की, वो हमारी आय क्या हो गई? फैमिली आय होगी, पारिवारिक आय, घरेलू, मेरी पारिवारिक आय होगी। परिवार की जोड़ दे, एक जिले की आय हो जाएगी। एक जिले में सभी परिवारों के आय को जोड़ दिया जाए तो जिले की आय हो जाएगी। सबकी आय, पूरे सारे जिले की आय जोड़ दी जाए तो किसकी आय हो जाएगी? प्रदेश की आय हो जाएगी। और सारे प्रदेशों की आय जोड़ दी जाए तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका सकल, मतलब आपकी देश की घरेलू आय हो जाएगी। हो सकता है हमारे यहाँ कोई विदेशी भी गया हो, वहां से पैसा भेज रहा, तो भी वो घरेलू आय में क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। मेरा एक भाई सऊदीया में है, वहां से पैसा भेज रहा है, हम लोग कमा रहे हैं सब मिलकर हम लोग का आय क्या हो गए? घरेलू आय हुई। ऐसे ही पूरे देश की आय की गणना की जाती है, तो उसका सिस्टम, उसका एक फार्मूला होता है, हम आगे बताएंगे। तो समझो, मैं एक जनरल वे में बता रहा हूं कि आय यही होती है। उसके उसकी गणना करने की विधियां अलग हो सकता है कि हम व्यय किए उसी को जोड़कर हम अपना आय पता कर लें। हो सकता है हमारी जो आय आई है, इनकम जो आई, उसी को जोड़कर हम पता कर, जो हमको सुलभ हो। तो ये पूरी आय जोड़कर क्या हो गई? घरेलू आय हो गई। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, इसी को नेशनल इनकम एग्रीगेट 19 आगे मिलेगा भी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय लेखांकन पद्धति डेवलप की। मैं बताना चाह रहा हूं, एक टॉपिक आपको पढ़ाना चाह रहा हूं सिलेबस के साथ, जीडीपी। तो उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली विकसित की, और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने का अनुमान और जो है इसी मेथड पर लगाया, उसी मेथड से जो यूएनओ ने डेवलप किया। तो सारे देश, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, वो अपना जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की गणना करने लगे, जीडीपी की गणना होने लगी। 2008 में इसमें संशोधन हुआ, ठीक। तो
उसी राष्ट्रीय आय लेखा अच्छा राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली एक महान और शास्त्री थे किन्स, उन्होंने तैयार किया था। यूएनओ ने थोड़ा बहुत संशोधन करके जो है उसको तैयार करा, किसी एक अर्थशास्त्री ने उसको तैयार किया था, राष्ट्रीय लेखांकन पद्धति। क्लियर हुआ? अब देखिए मैं बता रहा हूं क्या हुआ। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट में 4 कंसेप्ट आए। पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा एनएनपी। ये 4 कंसेप्ट थे। अगर एक यह क्लियर हो जाए, अब मैं बता रहा हूं कि सारी थ्योरी इसी एक की परिभाषा से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत भागने की जरूरत है, किताबी कीड़ा नहीं बनना, चीजों को समझना है। मैं बार बार एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूं, सोचने वाला प्राणी बनिए। ठीक है, मैं अपनी सुविधा के लिए पहले ही मैंने इसको नोट कर लिया था ताकि जल्दी हो, क्लास भी कंप्लीट हो। इसी तरह से तो क्लास जल्दी पूरा होगा और आप अच्छी चीजें समझ भी जाएंगे। क्या देखिए, देखिए मैंने जीडीपी की परिभाषा लिखी। देखिए जीडीपी की परिभाषा, दिए गए वित्तीय वर्ष में, देखिए टेक्निकल शब्द मिला एक, क्या? फाइनेंशियल ईयर। एक शब्द मिला कि नहीं मिला? मिल गया। दिए गए वित्तीय, बड़ा चर्चा, जीडीपी बड़ा चर्चा में हुआ, इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको आज इसको बता ही दूं। तो दिए गए वित्तीय वर्ष में, दूसरा देखिए टेक्निकल शब्द मिले जा रहा है। अच्छा एक बार पढ़ ही दे रहा हूं। दिए गए वित्तीय वर्ष में भौगोलिक सीमा के भीतर उस देश के निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दिए गए वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासी द्वारा वहां की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। सुनना के बाद अब देखिए इस परिभाषा में कितने टेक्निकल वर्ड है, इसी से कंसेप्ट आपका क्लियर है। जैसे पहला शब्द है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा शब्द है भौगोलिक सीमा, तीसरा शब्द है निवासी, चौथा शब्द है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, पांचवा शब्द है मौद्रिक मूल्य। ये 5 शब्द हैं, पांचों शब्द की व्याख्या कर लीजिए, बात खत्म। सकल घरेलू उत्पाद क्लियर हो जाएगा आपका। कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वित्तीय वर्ष यूं ही नहीं कि 2-4 साल का जोड़कर हमने 4-5 साल में कमाया, जोड़कर बता दिया कि भाई मैं तो इतने लाख रुपए कमाता हूं। ऐसे नहीं, देखिए कैसे एक टाइम ड्यूरेशन होता है। क्या? देखिए अब वित्तीय वर्ष, देखिए वर्ष जो है, वर्ष जो है 3-4 तरह के होते हैं। एक कैलेंडर वर्ष होता है, जो अरे जो आप हैप्पी न्यू ईयर अभी अभी मनाए हैं 10-15-17 दिन पहले, 1 तारीख को, 1 जनवरी 2026 को, तो ये क्या हो गया? 1 जनवरी 31 दिसंबर को बीते हुए वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं और 1 जनवरी को आया था, तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ये हमारा कैलेंडर वर्ष माना जाता है। और वित्तीय वर्ष क्या माना जाता है हमारे देश का? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस से लेकर मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या तक। मजाक कर रहा हूं, ऐसा मूर्ख दिवस कहीं जेल भेजवा देंगे सब आपको। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल को फुल डे मनाते हैं ना, इसीलिए मैं बोल दिया, और कोई बात थोड़ी है। ठीक है। लेखा वर्ष जो हमारा लेखांकन वर्ष जैसे आरबीआई का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, 1 जुलाई टू 30 जून, ये प्रश्न, दोनों प्रश्न आए हुए हैं। स्टेट यूपी पीसीएस पे पूछता है, ये जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आईएएस पे तो नहीं पूछा है।
यूपीपीसीएस वगैरह भी ये पूछ देता है कि हमारे देश का लेखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है, या कृषि वर्ष कब से कब माना जाता है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है। तो यही माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर देखते हैं कि बजट प्रस्तुत होता है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च में प्रस्तुत होता है। ये हो गया आपका वित्तीय वर्ष। देखिए आगे कुछ है या अच्छा चलिए देखिए, ये वित्तीय वर्ष हो गया। भौगोलिक सीमा के भीतर, तो देखिए भौगोलिक सीमा के भीतर जो है आपका, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये है भारत। भारत, तो भारत की एक भौगोलिक सीमा ही है। भौगोलिक, आप भौगोलिक सीमा में इसके एक सीमा और भी आती है, ये सीमा जो समुद्री सीमा, ये जो दूरी है ये 200 नॉटिकल मील है। इसको भी लिया जाता है, यानी भौगोलिक सीमा। ये मत मान लीजिए कि जो भारत की सीमा है कन्याकुमारी तक वहीं तक, हम इस समुद्री क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब जो भी इसमें लेन देन करेंगे वो भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा भौगोलिक सीमा में। यही नहीं, इसके ऊपर इस जो हमारी भारत भूमि है, इसके ऊपर जो वायु में जो वायुयान एक्टिविटी होती है उसको भी हमारी जीडीपी में, क्या हमारी घरेलू सीमा में, मतलब भौगोलिक सीमा में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है घरेलू सीमा। बताया, ये मत सोचिएगा कि इससे जितनी एक्टिविटी होती है सब समुद्री सीमा, ये तो ऑलरेडी भूमि है ही, इसमें एक्टिविटी हो रही है भी। उसके अलावा जो आपका ये एरिया है ऊपर वाला, जहां तक हमारा भारत की भूमि का नक्शा जो देखते हैं आप मैप में, वो पूरा, प्लस ये जो समुद्री सीमा है तीन ओर से जो है घिरा हुआ है हिंद महासागर से, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो एक्टिविटी होती है वह भी हमारी भौगोलिक सीमा में शामिल किया जाता है। हमारे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, यूएनओ की मान्यता के अनुसार, अपने मन से नहीं। आइए गजब की बात बताने जा रहा हूं, आप भी बड़ा आश्चर्य में हो जाएंगे। हमारे देश का जो दूतावास जो यूएसए में है, यहां जो एक्टिविटी होगी वो भी हमारी भौगोलिक सीमा के भीतर ही मानी जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, स्पष्ट बता रहा हूं मैं कि हमारे देश के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, अमेरिका, वियतनाम, अमेरिका, रसिया, जर्मनी, जापान, जो इन देशों में हैं, वहां जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो किसमें शामिल होगा, हमारे जीडीपी में। ध्यान रहे, तब इसका उल्टा भी होगा, उन देशों के जितने दूतावास यहां होंगे वह उनकी जीडीपी में शामिल होंगे, वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। फिर एक बार, विभिन्न देशों में जो हमारे भारत के दूतावास जो विभिन्न देशों में हैं वह हमारी टेरिटरी में शामिल होगा, और अन्य देशों के दूतावास जो हमारे देश में हैं वह उनकी घरेलू सीमा में शामिल होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से भौगोलिक सीमा क्लियर हो गई। भौगोलिक सीमा में सब कुछ इतना मामला क्लियर हो गया। अब आ जाए निवासी। बताओ, निवासी और नागरिकता में क्या अंतर है? कोई? निवासी और नागरिकता में टेक्निकल पॉइंट ध्यान से समझिएगा। निवासी, नागरिकता, नागरिकता सिटीजनशिप, मतलब जो नागरिक होता है, नागरिकता जो होती है, जो हमारे 5 से 11 जो नागरिकता के अनुच्छेद हैं भाग 2 में, उन 5 से लेकर 11 तक जो उनके शर्तों को फुलफिल करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या है, जो है नागरिकता अधिनियम को में जो शर्तें हैं हमारी देश के नागरिकता संबंधी,
वह जो है, जो नागरिकता संबंधी जो या 5 से 11 अनुच्छेद की शर्तों को फुलफिल करता है, वह हमारे देश का क्या कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। लेकिन बच्चों निवासी नहीं कहा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, निवासी का मतलब देखिए स्पष्ट इग्नू में भी लिखा है, इग्नू में देखा, इग्नू में कई एनसीईआरटी बुकों, इग्नू में तो स्पष्ट लिखा होता कि निवासी का मतलब वह व्यक्ति जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक उस देश में रहकर उत्पादन, उपभोग प्लस निवेश तीनों क्रियाएं करता हो, तो वह उस देश का क्या कहा जाएगा? निवासी। 1 वर्ष से अधिक समय तक जो व्यक्ति, या मान लीजिए भारत में अमेरिका का आया हुआ कोई व्यक्ति है, उत्पादन, उपभोग तथा निवेश तीनों क्रियाएं 1 वर्ष से अधिक समय तक रहकर करता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? निवासी कहा जाएगा। क्लियर हो गया? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ये क्या है? अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मतलब होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मतलब होता है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मतलब होता है कि जो दोबारा, दूसरी बार उत्पादन क्रिया में प्रवृत्त न हो, जो दूसरी बार, जो दोबारा उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त न हो, तो क्या कहा जाएगा? अंतिम वस्तु। जैसे जैसे समझिए, जैसे गेहूं है, गेहूं को बो दिया गया बीज के रूप में। जब गेहूं को बीज के रूप में बो दिया गया, तो वह दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकता, इसलिए क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी। यही गेहूं का आटा बनाकर अगर हम खा गए, तो आटा क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी, गेहूं मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। अगर इसी गेहूं का हम क्या बनाए? आटा बनाए, और आटा बेकरी वाले के पास चला जाए और वो क्या बना दे? ब्रेड बना दे, तो ब्रेड अंतिम वस्तु हो जाएगी, आटा मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक का मतलब मुद्रा के रूप में माप। जैसे हमारे घर 10 कुंटल गेहूं हुआ, अब मान लो कि ये 2000 रुपए कुंटल है, प्रति कुंटल है, तो कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 10 बराबर कितने का हो जाएगा? ये गेहूं हमारा 20,000 रुपए का हो जाएगा। कितने? 1 वर्ष में, एक फाइनेंशियल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उसका मुद्रा के रूप में जो वैल्यूएशन होता है, वही क्या कहता है? वही आपका मौद्रिक मूल्य। इसी को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब एकदम कंसेप्ट क्लियर, हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्यों? स्पष्ट। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद अब दिए गए वित्तीय वर्ष में भौगोलिक सीमा के भीतर उस देश के निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता। कहीं उबन कभी नहीं उबन होगी। मजा आ रहा होगा पढ़ने, मुझे पूरा भरोसा है। जितने भी ऑनलाइन देख रहे होंगे, भरोसा है मुझे कि पक्का याद आ रहा होगा। सामने रहते तो पकड़, मैं तो चेहरा देख कर बता देता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि फिर भी मैं बता दे रहा हूं इसको। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें एक टॉपिक और छोटा सा क्लियर करना है, यही थोड़ी देर के लिए बस। यहां पर एक टॉपिक है आपका, तब इसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। तो दो कंसेप्ट हैं। एक है जीडीपी से जीएनपी,
फिर एनडीपी और ये 4 टॉपिक एनएनपी है। जीडीपी क्लियर हो गया। अब जीडीपी की गणना हम लोग कर लिए, बस इसी से तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं। देखिए अब जीडीपी से क्या आ गया है जीएनपी, तो ज्यों ही इसमें शुद्ध विदेशी साधन आए, शुद्ध विदेशी साधन आए का मतलब कि एक वर्ष में कुल निर्यात माइनस एक वर्ष में कुल आयात का अंतर जो आय प्राप्त या कुल आय विदेशों से कुल आय प्लस एक वर्ष में हमारे यहां से जो गया और एक वर्ष में हमारे यहां से जो दूसरे देश से हमारे यहां आया, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, शुद्ध विदेशी साधन आय कहलाएगा। यह प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए ज्यों ही जीडीपी में शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़ देंगे, ज्यों ही जोड़ेंगे ये क्या कहलाएगा जीएनपी, तो यहां जोड़े। और नीचे यदि माइनस कर दिए शुद्ध विदेशी साधन आय तो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। हमारे ख्याल से क्लियर हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़ दिया जाए तो जीएनपी होगा, और जीएनपी में से शुद्ध विदेशी साधन आय घटा दिया जाए तो जीडीपी हो जाएगा। इसी तरह से ये भी अंतर है, इसी तरह से यहां पर भी प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़ देंगे तो हो जाएगा एनएनपी। ये है सकल घरेलू उत्पाद, ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ये है शुद्ध घरेलू उत्पाद, और ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़ जाए जीएनपी हो जाएगा, और जब इसमें से जीडीपी में से माइनस ह्रास, माइनस ह्रास, जब जीडीपी में से ह्रास डिप्रिसिएशन, जैसे किसी वस्तु के उत्पादन में आप देख, अरे भाई जैसे समझ यही लगा, ये बोर्ड लगा है, क्या हमेशा कीमत इसकी यही होगी? अरे अगले साल कुछ तो इसमें घिसावट आएगा, इसी क्या कहता है डिप्रिसिएशन, ह्रास। जैसे डेस्क बेंच है, आप बैठे हैं जिस पर, इसमें कुछ तो नुकसान होगा, पुराने होंगे, टूटेंगे फूटेंगे। जैसे ट्रैक्टर आपने खरीदा, अब नया ट्रैक्टर है, एक साल चलाए तो उसमें कुछ तो उसके मरम्मत का कार्य आएगा, टूटेगा फूटेगा, बैरिंग वेरिंग टूटेगी, तो जो टूट फूट मरम्मत इसी का क्या कहता है, ह्रास। और जो ये जीडीपी में ह्रास शामिल होता है, जो ही ह्रास को माइनस करते हैं तो क्या मालूम हो जाता है, एनडीपी। क्लियर समझिएगा, थोड़ा सा पीछे हट के दिखा रहा हूं मैं। देखिए जीडीपी है, अब ज्यों ही इसमें ह्रास आप माइनस किए त्यों ही क्या हो गया, एनडीपी हो गया। ठीक है, ज्यों ही इसको आप माइनस ह्रास किए त्यों ही क्या हो गया, त्यों ही ये एनडीपी हो गया। ठीक, ये एनडीपी हो गया। देखिए यहां पर उसी तरह से जीएनपी में ज्यों ही माइनस ह्रास, जीएनपी में ह्रास शामिल है, जीडीपी में ह्रास शामिल है, ह्रास डिप्रिसिएशन निकाल दो तो यहां पर एनएनपी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? ये मैं बताना चाह रहा था आपको, और कुछ नहीं। और देखिएगा, अब देखिए ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, हमारे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, जीडीपी इज ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन जीएनपी हो सकता है,
मतलब जीडीपी के बराबर भी जीएनपी हो जा सकता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध विदेशी साधन आय शून्य भी हो सकता है। जीडीपी से जीएनपी कम भी हो सकता है, क्योंकि शुद्ध विदेशी ऐसे समझिए यार, माना कि जीडीपी जो है, जीडीपी जीडीपी 1000 करोड़ है और इसमें विदेशी साधन आय आप 100 करोड़ आपको मिला, तो जीडीपी क्या हो जाएगी? तब आपका जीएनपी क्या हो जाएगा? 1100 करोड़ हो जाएगा। हाँ, 1100 करोड़ हो जाएगा। ठीक, जीएनपी आपका क्या? 1100 करोड़। मतलब जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी, मतलब जीडीपी 1000 है, जीएनपी कितना है? 1100 है। अगर यही माइनस में हो, मतलब कि हमारा व्यापार घाटा हुआ है, हमको घर से देना पड़ गया, 100 करोड़ माइनस हो गया, तो जीएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी 900 करोड़ हो जाएगा। तो जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, जीएनपी कम, जैसे जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। अगर मान लीजिए कि कुल गया विदेशों को कुल गया विदेशों से कुल आने का अंतर शून्य हो गया, तो यहां पर जीएनपी क्या हो जाएगी? 1000 करोड़ हो जाएगी। तो जीडीपी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। दोनों का अंतर केवल शुद्ध विदेशी साधारण आय का अंतर है। प्रश्न पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस में, कि निम्नलिखित में से जीडीपी जीएनपी में कौन अंतर स्पष्ट करता है? पहला ए दिया था मूल्य ह्रास, बी दिया था शुद्ध विदेशी साधन आय, सी दिया था अप्रत्यक्ष कर, डी दिया था सब्सिडी। दिया था 2013 और या 14 के पेपर में था ऐसा। तो ये हो गया आपका जीडीपी जीएनपी का अंतर। हमारे ख्याल से ये बातें आपकी अब क्या हो गई? अब आपकी क्लियर हो गई बातें। ठीक है, तो ये है जीडीपी जीएनपी की गणना और जीडीपी जीएनपी का कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक और है जिसको यही समझा दे, तब हम इस पर आए एकदम आसान शर्तों पर। आपको लगता है समय भी ज्यादा हो रहा है ना? थोड़ा देर और बस, थोड़ा देर और। कहाँ चला गया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नाल हो गया क्या सर? राष्ट्रीय चलिए कोई बात नहीं। ठीक, एक टॉपिक और है, हल्का सा हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी में था कोई बात। चलिए, ये है कि मौद्रिक मूल्य दो आधारों पर होता है, एक बाजार मूल्य पर और दूसरा साधन लागत। बाजार मूल्य पर और साधन लागत पर। ठीक, जो बाजार मूल्य पर होता है, जैसे साधन, पहले इसी कहा जाता है एट द मार्केट प्राइस और एट द फैक्टर का। साधन लागत पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई कार ही है, कार के लिए 3-4 साधन चाहिए, श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी। ठीक, ये 4, मान लीजिए कि इसको 500 रुपए दिया, इसको 200 रुपए दिया, इसको 100 रुपए दिया, साहसी अपना लाभ 100 रुपए रखा। तो 5 2 7 1 8 1 9, कार की कीमत सपोज करिए 900 रुपये आई। सपोज करिए, इतना तो होगा नहीं, मैं जानता हूं 900 रुपये आई।
तो ये क्या हो गया, ये साधन लागत पर कार्य की कीमत 900 आई, या मान लीजिए कि पूंजी 200 रुपए लिया, तो सीधे सीधे हो जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी, 1000 हो गया। तो साधन लागत पर इसकी कीमत कितनी आई, 1000 रुपए। ठीक, जो ही ये वस्तु बाजार में बिकने जाती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं पर कौन सा कर लगता है, अप्रत्यक्ष कर। और सरकार कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, इसीलिए माइनस इसी में से सब्सिडी घटा दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बाजार। मतलब बाजार मूल्य पर अगर गणना करना जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी की, तो साधन लागत में जो ही बाजार में बिकने के लिए आएगी तो अप्रत्यक्ष कर लगेगा, और उसमें से सब्सिडी घटा दी जाएगी, तो ये बाजार मूल्य पर ज्ञात हो जाएगा। तो बाजार मूल्य पर भी जीडीपी ऐसे हो जाएगा, एट द मार्केट प्राइस, जीएनपी एट द फैक्टर मार्केट प्राइस, एनडीपी एट द मार्केट प्राइस, और एनएनपी एट द मार्केट प्राइस। ठीक, इसी तरह से साधन लागत पर क्या हो जाएगा, तो वही चारों बात आ जाएगी, जीडीपी एट द फैक्टर कास्ट, जीएनपी एट द फैक्टर क्लास, एनडीपी एट द फैक्टर कास्ट, एनएनपी एट द फैक्टर कास्ट। इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। 2-3 बार पीसीएस में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, तो ए, बी, सी, डी, कौन करेगा, डी करेगा। ये है। तो ये बाजार, अगर मान लीजिए साधन लागत पर, अगर मान लीजिए कि बाजार कीमत पर जीडीपी एमपी ज्ञात करना है, तो ऐसे होगा, जीडीपी एमपी बराबर जीडीपी एट द फैक्टर क्लास प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। बस इतनी बात कर दी है, बस। मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पर पूछे तो बस यहां जीडीपी रखी है, यहां जीडीपी रखी है, बात वही रहेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और देखिए, अगर साधन लागत पर ज्ञात करना हो तो बस इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर भेज दीजिए, तो साधन लागत पर तो क्या हो जाएगा, तो एमपी मतलब बाजार कीमत पर, तो ये माइनस इधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर प्लस क्या हो जाएगा, सब्सिडी। बस यही है। तो साधन लागत पर ज्ञात करना हो तो जीडीपी एट द फैक्टर कास्ट बराबर जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। बस सीधा सीधा है। अब ऐसे ही फार्मूले पर चारों को रख लीजिए, इस फार्मूले पर चारों को रख लीजिए, मामला क्लियर। मतलब बाजार कीमत पर ज्ञात करना हो तो तुरंत बस जीडीपी, एनडीपी पूछे तो एनडीपी रख दीजिए, जीडीपी पूछे तो जीडीपी रख दीजिए, जीएनपी पूछे तो जीएनपी रख दीजिए। बस यहां पर क्या है, ऐसे जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी एट द फैक्टर कास्ट, इतना काम हो जाएगा। जो भी पूछे सीधा सीधा मामला क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका ये टॉपिक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब तो थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग उब रहे होंगे, थोड़ी सी टॉपिक और पढ़ाकर इसको हम बंद कर दें। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और आपको हम बता दे रहे हैं, बस इसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया हमारे ख्याल से। ये कुछ है नहीं, आराम से देखिए। एक बार मैं और लिख दे रहा हूं,
जीडीपी एट द फैक्टर कास्ट अगर ज्ञात करना हो तो यहां पर बस जीडीपी एट द मार्केट प्राइस में से माइनस वही अप्रत्यक्ष कर निकाल दीजिए, बात खत्म। अब प्लस सब्सिडी जोड़ दीजिए। अगर यहां पर जीएनपी पूछे तो सीधे, अगर जीएनपी पूछे तो सीधे यहां पर ऐसे जीएनपी कर दिए, सीधे यहां पर ऐसे जीएनपी पूछे तो जीएनपी एट द फैक्टर क्लास, यहां पर जीएनपी पूछे तो जीएनपी एट द फैक्टर मार्केट प्राइस कर दिए, मामला निकल गया। अगर आपका जो भी फैक्टर कास्ट में पूछे ये बस यही करना है, मार्केट प्राइस यहां प्लस करना है वहां माइनस कर देना। हमारे ख्याल से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा सा हम जो है जीडीपी की गणना विधि देख लेते हैं। एक बार प्रश्न पूछा है, हाल में ही जीडीपी गणना विधि में कुछ चेंज हुआ है, तो प्रश्न पूछा है तो उसको थोड़ा सा हम मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, लेकिन इतना प्रश्न तो जब में यूपीएससी में पूछता ही है, इतना थोड़ा सा और थोड़ी देर का काम और है। जीडीपी की गणना विधि, ठीक है, तो जीडीपी की गणना विधि हम लोग प्रत्येक भारत में त्रैमासिक आधार पर होता है। Q1, Q2, Q3 और Q4 त्रैमासिक आधार पर होता है। ठीक, गणना करता कौन है, कौन करता है जीडीपी की गणना? विधि तो बाद में देखा जाए, पहले गणना देख लिया जाए। गणना करता कौन है, देखिए गणना करता कौन है, तो गणना करता है आपका जो है, गणना करता कौन है, तो गणना करता है आपका एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, पहले यही गणना करता था। ठीक, वर्तमान में, लेकिन पहले जो गणना करता था, पहले सीएसओ करता था, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, पहले यही करता था। कब? जो है आज से मतलब 1999 का बहुत पहले से ही, ठीक, सीएसओ ही करता था, हाल तक करता रहा। लेकिन अब गणना कौन कर रहा है? एनएसएसओ। देखिएगा 1999 से पहले दो डिपार्टमेंट थे, एक था सांख्यिकी विभाग, स्टैटिकल डिपार्टमेंट था, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट था, दो था। मतलब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम यहां पर रहेगा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट था, मतलब कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग। ठीक, तो दोनों, ये क्या था? सांख्यिकी विभाग था 1999 से पहले। तो 1999 में इन दोनों को मिला दिया गया और एक मंत्रालय बना दिया गया जिसका नाम क्या था? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक, आगे होगा हमारे ख्याल से। देखिए दो विभाग, ठीक, मोस्पी, ये आपका बन गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट, ये बन गया, मंत्रालय बन गया। मतलब मोस्पी मतलब सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टैटिकल मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये था। ठीक, ये 1999 में ये बन गया, मिनिस्ट्री बन गई, मंत्रालय बन गया। ठीक, अब इसके अधीन दो भाग है, एक स्टैटिकल विंग आया और दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये आया। ठीक, स्टैटिकल विंग के अंतर्गत दो कार्यालय हुए, एक आया एनएसओ और दूसरा आया क्या, सीएसओ। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। सीएसओ की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, बाद में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया। स्थापना 1951 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली था। ये किसकी गणना करता था, ये स्टैटिकल विंग का जो भाग था सीएसओ, जीडीपी की गणना करता था, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करता था, नेशनल इनकम की गणना करता था, ये पर कैपिटा इनकम की गणना करता था और मुद्रास्फीति की गणना करता था। दूसरा था जो एनएसएसओ था, ये जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका कार्यालय कोलकाता में था और इसका है भी, और गणना गरीबी, बेरोजगारी और कृषि जोत के बारे में इसकी क्या करना, जानकारी करना। सन 2000 में रंगराजन कमेटी बनी, सन 2000 में। ठीक, और उन्होंने क्या किया, 2005 में समिति गठित की गई, तो इन्होंने 2005 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और कहा कि जो मोस्पी के अंतर्गत एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की जाए। ये 2005 की बात है। ये रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये जो है 2005 में भारतीय जो है 2005 में रिपोर्ट दी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की जाए। तो इसी बाबत में इन्होंने 2005 में इसकी स्थापना क्या हो गई भारतीय सांख्यिकी संस्थान। फिर रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, जो रंगराजन ने, देखिए समय बदलता है तो निश्चित है कि संस्थान भी तो बदलेंगे, बोलो ना, बदलेंगे वो ना भाई, बदलेंगे। और जब बदलेंगे तो क्या हुआ, तो कहा कि मोस्पी में दूसरा उन्होंने सुधार दिया, कहा सीएसओ और एनएसओ को हटाया जाए, एक अलग आयोग बनाया जाए जिसका नाम क्या होगा, एनएससी, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भी 2005 में क्या हो गया, बन गया। ठीक, और इसी के अधीन किसको ला दिया गया है, एनएसओ को। ठीक है, इसी के अधीन किसको ला दिया गया, एनएसओ को ला दिया गया। ठीक, अब देखिए मामला ये था ना कि एनएसओ पहले सीएसओ काम किया 2018 तक, तो 2018 में जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट थी और उस समय एनएसएसओ था और इधर जो है एनएससी कार्य कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एनएसओ ने बेरोजगारी संबंधी डेटा तैयार किया और वो आंकड़ा हो गया लीक। लीक हो गया तो पता लगा कि पिछले 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी थी ही नहीं। आनंद फानंद में गवर्नमेंट का कि हटाओ इसको, जब इसका आंकड़ा लीक हो जाए तो विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सीएसओ प्लस एनएसओ को मिलाकर एक ही संस्थान बना दिया, क्या, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय बना दिया। अब देखिए वर्तमान में मोस्पी के अधीन ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है और इसके अधीन किसको बना दिया गया है, एनएसओ को, और जो कि सीएसओ और एसएसओ का विलय करके बनाया गया है। और इसके 4 भाग हैं। पहला है एसडीआरडी, सर्वे ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका कार्य है तालिका कैसे बना, मतलब टेक्निकल वर्ड है इसका एसडीआरडी का। फिर दूसरा क्या है, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, इसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका काम है डेटा इकट्ठा करना। डेटा प्रोसेसिंग रिवीजन नाम से ही स्पष्ट है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये डेटा को प्रोसेस करता है। और जो है समन्वय एवं प्रकाशन विभाग,
इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका कार्य है प्रकाशन करना। यह वर्ष में 2 बार सर्वेक्षण जारी करता है। इस प्रकार से वर्तमान में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का काम कौन करता है? जो है यही कर रहा है, यही। ठीक, और हाल में ही गणना में परिवर्तन की भी बात की गई है। बस खत्म है। गणना विधि में परिवर्तन की बात है। आधार वर्ष 2011-12 से करके 2022-23 किया जा रहा है। पहले जो है यही है जो बताया था कि गणनों ने 2008 में सुधार किया। जीडीपी की गणना पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के बेसिस पर होता था, लेकिन हाल में ही सरकार ने इसको बदल दिया, मतलब 2019 में बदल दिया और उसके स्थान पर MCA 21 कर दिया। SI के स्थान पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2011। ये था मूल रूप से, अब बाकी कुछ है नहीं। सो थैंक यू। हमको लगता है कि ये बहुत डेप्थ में था। अभी कुछ चीजें इसकी छूट रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जीडीपी की गणना की विधि अभी बताएंगे, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। y = c + i + g + x - m, अभी हमने इसको बताया ही नहीं, ये टॉपिक है। उसके बाद जो हाल में ही जो मेथड बदला है, पहले बाजार मूल्य, पहले साधन लागत पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, जो है सॉरी पहले जो है आधार वर्ष पर, मतलब आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, लेकिन अब गणना मौद्रिक मूल्य पर की जा रही है, तो इसकी भी चर्चा करनी है। और हाल में ही राष्ट्रीय आय की गणना में जीडीपी की गणना में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो इसके चेंज का प्रश्न पूछ सकता है कि हाल में ही जीडीपी गणना के विधियों में जो परिवर्तन किया है, उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित कीजिए, ये प्रश्न आ सकता है। तो यूपीएससी का फेवरेट प्रश्न जो हाल के समय में चर्चा में रहता है, तो जल्दी हम इस पर एक वीडियो और लेकर आएंगे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित है कि वीडियो पसंद आया होगा। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।